जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी के बारे में, जो कि 12th केमिस्ट्री का 5वां अध्याय है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी। ये चौथा अध्याय है, अध्याय चौथा है। इसको इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पहले देखेंगे रासायनिक बलगतिकी अध्याय के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग वो जानते हैं, उसके बाद तब फिर जो है अध्याय को विस्तृत तरीका से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी को हम लोग जो है थोड़ा सा पहले परिभाषित करें। तो इसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग का अध्ययन करते हैं। वेग का अध्ययन करते हैं एवं यही वेग को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है, वेग को प्रभावित करने वाला कारक का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक बलगतिकी जो तो आपका अध्याय है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वही रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उनको कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसी जिस अध्याय में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी। तो आपको इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, कौन? रासायनिक अभिक्रिया, ये वाला शब्द। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उन्हीं का वेग का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर तब हमको जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको पहले मिटाएंगे, फिर जो है हम लोग टॉपिक लिख देंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो ठीक है, देर ना करते हुए हम लोग इसको मिटाते हैं और जल्दी से। तो हम लोग का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर नहीं पढ़े तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किनको बोलते हैं, तो हम पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद फिर तब हम लोग जो है बोर्ड के ऊपर उसको परिभाषित करेंगे, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से फिर समझेंगे। तो हम लोग जो है समझने के लिए पहले हम लोग जो है कोई दो पदार्थ को लेते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं कोई ए पदार्थ है और कोई दूसरा पदार्थ बी है। दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो एक कोई नया पदार्थ बनेगा, वह जो नया पदार्थ बना उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है कि हम इसको अगर परिभाषित करें तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में संयोग करते हैं तो कोई तीसरा नया पदार्थ बनता है
बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, किसी का होगा नहीं, एक पदार्थ ए ले लेते हैं, दूसरा पदार्थ बी ले लेते हैं, तीसरा पदार्थ सी ले लेते हैं, तो आप बाबू जो है एक से अधिक ले सकते, यानी दो से अधिक पदार्थ आप आपस में संयोग करा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और संयोग कराने के बाद जो हम लोग का 3 गो है तो चौथा कोई नया पदार्थ बनेगा, अगर 2 गो है तो कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा। तो अब वही जो तीसरा पदार्थ या चौथा पदार्थ जो नया पदार्थ बना, उनको बनने में जो प्रक्रिया लगा, उन्हीं को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल बोलेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, जो आपस में संयोग कर रहा है, उसको अभिकारक कहेंगे। तो इसको समझो थोड़ा सा पहले। तो हम लोग देखिए परिभाषा में क्या लिखे हैं कि जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने का मतलब हो गया उसको आपस में हम लोग मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद एक कोई नई तीसरा पदार्थ बन जाता है, यानी कोई नया पदार्थ बन जाएगा। तो अब वही नया पदार्थ जो बना, उन्हीं को बनने में जो हम लोग प्रोसेस को अपनाए थे, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लोग समझें, जैसे कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, ये दोनों आपस में इसको मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जो आपका तीसरा पदार्थ C+D बना, तो यही पूरा प्रोसेस को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो अब यही जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है, ये जो मेरा अभिकारक प्रतिफल में बदल रहा है, वह कितना वेग से प्रवर्तित होता है, उन्हीं का जो अध्ययन करेंगे हम लोग रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले डिटेल्स में और सीखते हैं, रासायनिक जो है रासायनिक अभिक्रिया को। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको बाद मिटाते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल को ही इसी के माध्यम से समझेंगे थोड़ा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम अभी समझे कि मान लेते हैं कोई ए पदार्थ है और कोई दूसरा पदार्थ बी है, ये दोनों आपस में संयोग किया, तो बहुत संयोग करने के बाद C+D कोई पदार्थ बन गया। तो जैसे ही C+D कोई नया पदार्थ बना, इन टोटल को यानी दोनों को मिलाने के बाद जो प्रोसेस हम लोग का हुआ, उसी को रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि तीर का जो पीछे वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे, और ये तीर का जो जिधर तीर है मेरा जा रहा है, उधर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे। तो हम लोग जो है ये जो ई वाला भाग है, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और ई वाला जो भाग है, तीर का आगे वाला जो भाग है, इसको प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से सर आप रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन किए, उसी तरीका से अभिकारक को भी थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, और जो है प्रतिफल को भी डिफाइन कर दीजिए। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों का जो है डिफिनीशन लिख देते हैं। तो हम लोग अभिकारक उसको कहेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया को होने में या रासायनिक अभिक्रिया होने में जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, उसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। या इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, परिभाषित अगर करें हम लोग तो यहाँ पे लिख देंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जो, इसको एक शब्द में लिख सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रतिफल बोल देते हैं। इसको हम लोग आगे चल के R से सूचित करेंगे और इसको आगे चल के P से सूचित करेंगे। रिएक्टेंट, R से रिएक्टेंट हो गया, P से प्रतिफल हो गया। जैसे कि इसको और अच्छा तरीका से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए, हम लोग लिख सकते हैं इसको एक एग्जाम्पल में। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कोई एक हाइड्रोजन गैस है और कोई एक ऑक्सीजन गैस है। ये जो है हाइड्रोजन जो गैस होता है, एक वह बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है या ज्वलनशील गैस होती है, और ये जो ऑक्सीजन होता है वही चीज को जलने में सहायक होता है। अब दोनों को जब आपस में संयोग कराते हैं, मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जो कि होता है मेरा H2O। तो अब इसको थोड़ा सा पहले संतुलित कर लेंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ठीक ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एक नया अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन भी एक अलग पदार्थ है। दोनों का गुण जो है एकदम अलग अलग है। ये जलने में जो जलने वाला है और ये ऑक्सीजन जलाने वाला है। अब दोनों को मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बना, इन दोनों से भिन्न बना, कौन? H2O, यानी कि इसको बुझाने वाला बन गया। एगो में आग लहकेगा और एगो को आग लहकने में सहायता करेगा और एगो आग को बुझाने में कार्य करेगा। तो अब यहाँ पे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, भाग देख रहे हैं, इसी को हम लोग अभिकारक बोल देंगे, अभिकारक। और ई वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं तीर के सामने वाला, इसी को प्रतिफल बोल देंगे, यानी इसको प्रोडक्ट बोल देंगे। पी से इसको सूचित कर देंगे, इसको आर से सूचित कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया सब जो है समझ में आ गया होगा, और अभिकारक किसको बोलेंगे और प्रतिफल किसको बोलेंगे, तो ये आपको हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग जो है अध्याय के धीरे धीरे अंदर चलते हैं। तो अब अध्याय के अंदर जैसे ही हम लोग इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग वेग के विचार से अगर रासायनिक अभिक्रिया का बात करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती है। आपको समझने का अर्थ है कि अगर हम लोग बात करें कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह कितने प्रकार की हो सकती है, तो यहाँ पे स्पष्ट समझ सकते हैं हम लोग। कोई रासायनिक अभिक्रिया तेजी से हो जाएगा, एकदम क्षण भर में हो जाएगा। कोई रासायनिक अभिक्रिया एकदम धीरे धीरे साल दर 2 साल 3 साल ये प्रोसेस होते रहेगा। और कोई ऐसा अभिक्रिया होता है कि वह धीरे धीरे 1 दिन लेगा, 3 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, यानी बहुत लेट कर देगा। यानी यहाँ से हम लोग स्पष्ट 3 तरह का जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। होता बहुत सारा है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 गो को समझ सकते हैं। तो जैसे कि पहला है आपका तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, नंबर दूसरा हो जाएगा मंद रासायनिक अभिक्रिया, एक तीसरा होता है मृदुल, मॉडरेटर, यानी कि जो है ये कुछ समय लेबोरेटरी में इसको हम लोग इस वेग को आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग ये जो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये आयनिक अभिक्रिया जब होगा ये तो बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन को समझें, जैसे हम लोग तीनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप इसको समझें कि जैसे कि कोई बेरियम क्लोराइड है, ये आयनिक रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक ना। अब कोई बेरियम क्लोराइड है, अब इसके जलीय विलयन में हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को जो है थोड़ा सा डाल देते हैं। तो हम लोग जैसे ही बेरियम क्लोराइड के विलयन में H2SO4 को डालेंगे तो एकदम फटाक से तेजी से ये जो है BaSO4 में बदल जाएगा, बेरियम सल्फेट में बदल जाएगा, एक अपक्षेप बन जाएगा। जिस प्रकार से अपक्षेप का मतलब हो गया, जिस प्रकार से दूध जो है फट जाने के बाद थक्का जम जाता है, उसी प्रकार से एकदम बेरियम सल्फेट का एक थक्का बन जाएगा। अब बनने के बाद साथ ही साथ एक HCl जो बनता है वह इसी के अंतर्गत इसी विलयन में रह जाता है। जो बेरियम सल्फेट बना उसी के विलयन में रह जाता है। जिस प्रकार से दूध को फटने के बाद पानी अलग हो जाता है और दूध में जो उपस्थित जो भी खुआ रहता है वह क्या होता है, साइड हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जैसे ही बेरियम क्लोराइड का विलयन में डालेंगे इसको H2SO4 को, वैसे ही ये जो है BaSO4 में बदल जाएगा, बेरियम सल्फेट में बदल जाएगा, और साथ ही उस विलयन में ही जो विलयन रहेगा वो HCl वहीं पे उपस्थित रह जाएगा, ठीक ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया एकदम तेजी से होता है, एकदम तेजी से होगा। आपको क्षण भर भी नहीं पता चलेगा कि जैसे दिए पटाख से हो जाएगा। जिस प्रकार से आप दूध में एक बूंद नींबू का दे दीजिए एकदम तुरंत फटाक से दूध फट जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ बेरियम क्लोराइड में जैसे ही हम लोग जो है थोड़ा सा H2SO4 को डालते हैं वैसे ही ये जो फट से एकदम BaSO4 के रूप में बदल जाएगा और HCl उसी विलयन में उपस्थित रह जाएगा, ठीक ना। तो ये तीव्र अभिक्रिया हो गया। और एक होता है मंद अभिक्रिया। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर आपको कोई लोहा का वस्तु दे दिया जाए और उसको बोल दें कि खुला वायु में और जल वाष्प की उपस्थिति में आप उसको छोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर जो जंग लगता है कई वर्षों तक वह जो उसके ऊपर जंग लगेगा और कुछ समय के पश्चात जाके तब वह जो है लोहा आपका खत्म होगा। तो यानी कहने का मतलब है ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये जो है बहुत धीरे धीरे मंद तरीका से हो रहा है। एक होता है मॉडरेटर यानी कि मृदुल। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है अगर इसकी वेग का बात करें तो हम लोग जो है इसको लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में हम लोग इसकी मौन को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जो है अभी पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए क्या वो कितने प्रकार का वेग हो सकता है, तो 3 प्रकार का, जो कि तीनों को आसानी से हम लोग जो प्रयोगशाला में समझ सकते हैं वह मृदुल वेग है। हम उसी की यह पूरा जो आपका अध्याय जो है यह मृदुल वेग के आधार पे ही हम लोग जो है अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अब हम लोग जो है सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, जो कि हम लोग धीरे धीरे अब अध्याय के अंदर हम लोग इन करने लगे, ठीक ना। तो अब इसी प्रकार से हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में सीखते हुए चलेंगे, ठीक ना। और जो हम जितना आपको बता रहे हैं उन सबको एक कॉपी में नोट्स के तरीका से आप सजा लीजिए आपको, ताकि जो है रिवीजन करने में आपको सुविधा हो, ठीक ना। तो चलिए टॉपिक दे दीजिए अब नया, क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक ना। उसके बाद तब हम लोग जो है यहाँ पे पहुंचेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग के पास, ठीक ना। तो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होगी वैसे ही कुछ न कुछ जो है अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो कहीं न कहीं इनका जो सांद्रता है वो जो बढ़ेगा। तो अब जिनकी सांद्रता बढ़ेगा वह होता है प्रतिफल। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई R है, रिएक्टेंट है, वो प्रतिफल में बदल रहा है।
किसमें बदल रहा है? प्रतिफल में। तो जैसे ही प्रतिफल में बदलेगा तो हम लोग मान लेते हैं आर का सांद्रता जो है 10 है। कितना है? 10 है। अब 10 रहने के बाद अब यहाँ पे अभी रासायनिक अभिक्रिया हम लोग प्रारंभ नहीं किए हैं। हम लोग जैसे ही प्रारंभ करेंगे तो ये जो आप सांद्रता आर का 10 देख रहे हैं वो धीरे धीरे घट के किधर चला जाएगा? प्रतिफल के तरफ। वह नया पदार्थ बनेगा तो प्रतिफल की सांद्रता धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगा और जो आप आर देख रहे हैं, अभिकारक देख रहे हैं, इसकी सांद्रता कम होते नजर आएगा। ये क्या है आपका? समझने के लिए कंफ्यूजन नहीं होना तो लिख दीजिए, अभिकारक है ये, इधर प्रतिफल है। ठीक ना? तो हम लोग मान लेते हैं कि अभी रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ नहीं किए तो टी क्या होगा? 0 सेकेंड होगा। अभी रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा जो प्रतिफल होगा कुछ बनेगा? एकदम नहीं बनेगा। तो हम लोग जो है इसको शून्य मान लेते हैं। अब मानने के बाद अब हम लोग जो है फिर देखते हैं कि टी जो है 1 सेकेंड पे देखते हैं हम लोग। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आर आपका है अभिकारक है वो धीरे धीरे प्रतिफल में बदलना प्रारंभ हो गया है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि 2 का परिवर्तन आया इसकी सांद्रता में, ये 8 है तो ये क्या रहेगा? 2। यानी यहाँ 2 जो घटा कहाँ जुट गया? प्रतिफल के तरफ। अब जैसे ही हम लोग टी 2 सेकेंड के पास चलते हैं तो हमको देखने मिला कि ये जो 6 हो जाता है, इधर 4 हो जाता है, इधर घट रहा है, इधर माइनस में जा रहा है, इधर प्लस में जा रहा है। आप समझ रहे होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं इसको। ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें बदलता कौन है? तो अभिकारक है ना, मेन भूमिका निभाता है। मेन लीड कौन निभाता है? अभिकारक। तो यही अभिकारक ना प्रतिफल में बदलता है। तो अब अभिकारक का सांद्रता हम लोग मान लेते हैं शुरुआती पीरियड में, शुरुआती दौर में 10 लिए थे। तो अब हम लोग उस टाइम रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं किए थे, टी 0 सेकेंड था। अब जैसे ही प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे हमको नजर आने लगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होने लगा है तो अभिकारक मेरा धीरे धीरे उसकी सांद्रता घटने लगा है और बढ़ कौन रहा है? प्रतिफल। एक समय फिर ऐसा आएगा कि ये आपका 0 हो जाएगा सांद्रता और ये आपका 10 हो जाएगा, पूर्णतः आपका प्रतिफल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक ना? तो अब यहाँ से फिर हम लोग समझने का ये कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग को 2 तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। एक ज्ञात कर सकते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट है, अभिकारक है, अभिकारक के सांद्रता में कमी के वेग के द्वारा, और नंबर दूसरा हम लोग प्रतिफल के वेग में वृद्धि के द्वारा, यानी सांद्रता में वृद्धि के द्वारा हम लोग जो है इन दोनों का रेट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वेग हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना? तो हम जो है बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो जय हिंद।